Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with MCQ question for CMA intermediate students and today I am going to discuss paper number 8 cost accounting. ठीक है, आज हम कोस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू लॉ का एमसीक्यू. आप लोग का कोस्टिंग का तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले मैंने आप लोग के लिए लॉ एमसीक्यू और ऑलरेडी अपलोडेड डायरेक्ट टैक्सेशन एमसीक्यू क्वेश्चन और ऑलरेडी अपलोडेड जीएसटी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन और ऑलरेडी अपलोडेड एंड फिर आप लोग का जो ऑडिट का पेपर है उसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल. इफ यू डिडंट सी देन प्लीज चेक आउट माय प्लेलिस्ट, यू विल गेट ऑल द वीडियोस फ्रॉम देयर. ठीक है, जल्दी से जल्दी टोटल वीडियोस आप जाकर देखो और आप लोग का अच्छा से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करो. ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है आप अभी, और जितना भी समय बचा है आप लोग के लिए सफिशिएंट, आप अच्छा से प्रिपरेशन करो. ठीक है, तो आज हम कोस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, टोटल एमसीक्यू देखना. ठीक है, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, और मैं बता देता हूं मेरे क्लासेस से रिलेटेड आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होता है तो आप ना मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो. हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, और इफ यू वांट एनी सजेशन, ठीक है, देन यू कैन आल्सो फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. कोस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन. ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन प्रोसेस कन्वर्जन कोस्ट मींस. इन प्रोसेस कन्वर्जन कोस्ट मींस, कन्वर्जन कोस्ट किससे बोला जाता है? तो कन्वर्जन कोस्ट किसको बोला जाता है मैं बता देता हूं. मटेरियल कोस्ट के बाद जो भी कोस्टिंग आता है ना, मटेरियल कोस्ट के बाद जो भी कोस्टिंग आता है वो कन्वर्जन कोस्ट कहा जाता है. जैसे मटेरियल कोस्ट, जो मटेरियल में कोस्ट लग गया ना, मटेरियल खरीदे उसके बाद का जो कोस्टिंग होता है, दैट मीन्स कि मटेरियल के बाद जितना भी जो कोस्टिंग हुआ उसके बाद क्यों कोस्टिंग करते हैं हम लोग, कन्वर्जन कोस्ट क्या बोला जाता है. दैट मीन्स कि मटेरियल के बाद हम लोग को बनाना होता है फिनिश्ड गुड्स. तो मटेरियल के बाद फिनिश्ड गुड्स बनाने में जो भी हम लोग का खर्च आएगा ना बीच का, वो होता है कन्वर्जन कॉस्ट. जैसे कि देखो मटेरियल तो खरीद लिए, उसके बाद क्या क्या खर्च आ सकता है, उसके बाद हमको डायरेक्ट लेबर का खर्च आ सकता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्च आ सकता है, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्च आ सकता है, उसके बाद फिर इनडायरेक्ट लेबर का खर्च आ सकता है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्च आ सकता है. ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट के बाद का जो भी खर्च होता है उसे कन्वर्जन कॉस्ट बोला जाता है. कन्वर्जन कॉस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया ऑप्शन बी. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो क्वेश्चन नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट मूव करो क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एट द ईओक्यू एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू. बोलता है कि ईओक्यू लेवल में ना तो 4 स्टेटमेंट दिया, 4 ऑप्शन दिया, तो बताओ किसमें कौन है जो सही है. ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ इसमें दिया, इसमें आपका सही ऑप्शन है द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, इसका ऑप्शन सही है सी, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट. क्वेश्चन क्या था, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू. एट ईओक्यू लेवल में ना कौन है जो कि इसमें सही है. तो जो ईओक्यू लेवल होता है उसमें जो जहां पे होता है ना ईओक्यू लेवल, वहां पे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और कैरिंग कॉस्ट होता है दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं एट ईओक्यू लेवल पे. तो ईओक्यू लेवल पे दोनों इक्वल होते हैं. तो आपको हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं. आप लोग का जो मटेरियल चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट में. आपको अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं रिकॉल करवाने में. आपको अब देखना, अपना स्टडी मेट खोला तो देखना एक ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है. तो इसको जैसे देखो, इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट और इसको कैरिंग कॉस्ट, इसको कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, और उसके बाद ये जो मर्ज किया ना, ये जो मर्ज किया तो ये जो पॉइंट हुआ ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसी को बोला जाता है ईओक्यू लेवल. ठीक है, ईओक्यू लेवल इसी को बोला जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, ईओक्यू लेवल इसे ही बोला जाता है. ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को ईओक्यू लेवल बोला जाता है. जहां पे
ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टचिंग होता है, मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गया कैरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे जो कट किया ना, ये जो पॉइंट, ये जो पॉइंट हुआ ना, ये पॉइंट, इसी को ईओक्यू बोला जाता है। तो जहाँ पे भी पता है कि जो कटिंग होता है तो वहाँ पे इक्वल होता है, तो ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पर हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन मंथली फिक्स्ड सैलरी बेसिस द फॉलोइंग इज ट्रू। किसी एक डायरेक्ट वर्कर को ना, डायरेक्ट वर्कर को, आप डायरेक्ट वर्कर को अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, मंथली सैलरी पेमेंट कर रहे हो, तो अगर मंथली उसको पेमेंट आप कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे तो आइडल जो कॉस्ट होता है ना, आइडल कॉस्ट जो होता है उसका कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि आपको मंथली देना ही है। डायरेक्ट वर्कर है, वो आप काम करे ना करे, आपको, आप उसको एम्प्लॉय कर लिए हो कि महीना पे उसको पेमेंट करते हो, तो जो भी फिक्स पेमेंट करते हो आप, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको बुलाओ, चाहे वो नहीं आए, चाहे फिर जो भी रीजन हो, तो फिक्स पेमेंट करना। डेट मीन्स के आइडल का जो आइडल जो कॉस्ट होता है उसका कोई चांस बनता नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा कि देयर इज नो आइडल कॉस्ट, देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर CAS10। CAS10 जो है डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। CAS10 जो होता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, उससे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बोलता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, उसके इससे 4 ऑप्शन दिया, तो बताइए कि इसमें से कौन ऐसा एग्जांपल है ना जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन अंडर मतलब अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर जो इसमें एग्जांपल है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट। जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है साइट के जाने के लिए, साइट के लिए जो साइट पर जाते हैं ना, कोई भी अपना जो भी वर्कर होते हैं, चाहे फिर इंजीनियर्स होते हैं, तो जो कॉस्टिंग आता है उसमें, तो उसे जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस आएगा उसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ फॉर CA में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोग वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कम से कम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम तो याद कर लेना, जो नाम है ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है टोटल? 24 है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है ना, तो आपको टोटल फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 तक आपको याद होना दम, रिकॉल होना दम। मतलब जब भी कोई बोले कि चलो बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 8 क्या होता है, तो आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखो आपको मैं जैसे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दिया हुआ, तो आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे देखो CS1 क्या है, कॉस्ट CS1 क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, CS1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। CS2 क्या है, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। CS3 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। CS4 बताओ, आप लोग रिकॉल करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। CS5 बताओ, एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। CS6 बताओ, मटेरियल। 7 बताओ, एम्प्लॉय कॉस्ट। 8 बताओ, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। 9 बताओ, वर्किंग मटेरियल कॉस्ट। CS10 बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। CS11 बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो आपको मैं बताओ कि आप लोग रिकॉल करो, कम से कम रिकॉल नहीं हो रहा तो एक बार जाकर जरूर याद करो, जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लीज आप याद करो, क्योंकि आपको MCQ क्वेश्चन में आता है, MCQ क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कम से कम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अंदर का पढ़ो या मत पढ़ो, बस कम से कम तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम याद कर लेना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन क्या बोला था कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, तो उसको ये बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका अंदर जो 4 ऑप्शन थे, कौन है जो एग्जांपल है इसमें, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट है ना, वो एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर CS10 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है। नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू वर्क फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर। ये जो नाइट शिफ्ट अलाउंस जो पेड करते हैं ना फैक्ट्री वर्कर को, जो वो तो नॉर्मल वर्क प्रेशर के अलावा अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नॉर्मल वेजेस के अंदर आएगा। ठीक है, वो नॉर्मल वेजेस के अंदर आता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो हो गया ऑप्शन डी, नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि व्हेन यू अटेम्प्ट ए रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन है जो सही होगा। तो रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अगर आप बना रहे हो तो प्रॉफिट एज पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर स्टार्ट करते हो
तो यहाँ पे आपको जो ऐड करना होता है अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐड द अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि बैच कोस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बैच कोस्टिंग कहां पे अप्लाई होता है? बैच कोस्टिंग जहां पे सिमिलर गुड्स बनाते हैं ना, सिमिलर एक ग्रुप में बनाते हैं, तो वहां पे बैच कोस्टिंग अप्लाई होता है, ठीक है। तो बैच कोस्टिंग इसमें 4 ऑप्शन है कहां पे होता है। तो बैच कोस्टिंग जो अप्लाई होता है वो होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे डायरेक्ट बनता है ना, जो भी इंडस्ट्री में, जहां पे जो भी इंडस्ट्री में डायरेक्ट बनता है, तो वहां पे जो बैच कोस्टिंग होता है वो अप्लाई होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पर हो। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि इन द कंटेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड एंड नोट 8 सर्टिफाइड विल सोन। जो वर्क कंप्लीट हो गया बट सर्टिफाइड नहीं किया है, सर्टिफाइड इंजीनियर लोग करते हैं ना, तो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट हो गया बट सर्टिफाइड नहीं किया, तो बताओ कि कहां पे जाएगा। सो कहां पे शो करोगे? उसको शो करोगे WIP अकाउंट में। अगर आप पढ़े होगे स्टडीमेट, तो स्टडीमेट में देखना WIP का एक पैराग्राफ है, वहां पे आपको दिखने को मिलेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड बट सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो बताओ कि इसको शो कहां किया जाएगा? उसको शो किया जाएगा एट कॉस्ट अंडर WIP अकाउंट में, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, डी हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि सर्टेन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर ऑफ 24 स्किल्ड लेबर आवर एंड 30 unskilled labor hour at rupees 60 and 40 respectively as per the standard labor rate. Actually 20 and 25 labor hour were used at rupees दिया हुआ है 50 and rupees 50 respectively. Then the labor mix variance, तो लेबर मिक्स वेरियंस पूछा है, ठीक है। तो लेबर मिक्स वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है RSH माइनस AH इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। RSH माइनस AH इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आपको मैं फॉर्मूला बता दिया, आप अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन, द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी मोस्ट लाइकली टू बी सेल्स डिमांड, ठीक है। मोस्ट लाइकली टू बी द सेल्स डिमांड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन बी सेल्स डिमांड। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पर हो। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि कोस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री का जो कोस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? वो जो पेशेंट पर डे, पेशेंट जितना भी एडमिट होता है चाहे डिस्चार्ज होता है, जितना आता है, तो कितना आया, कौन पेशेंट कितना पेमेंट किया, तो वो पेशेंट पर डे के हिसाब से कोस्ट यूनिट होता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो नॉर्मल लॉस है? तो नॉर्मल लॉस इसमें देखो, इसमें अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस हो सकता है नॉर्मल लॉस, छोटे छोटे चोरी करते हैं ना, नॉर्मल लॉस में होता है। बट यहाँ पे अगर नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है तो नॉन ऑफ दिस होगा। मैं बताता हूँ क्यों हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस ऐसे अगर बोला जाए तो क्या होता है नॉर्मल लॉस की, कि कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि जो कि लॉस होना ही है, मतलब कि नेचुरल एक चीज है कि वो लॉस होगा ही होगा, ठीक है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम पेट्रोल अगर है, तो पेट्रोल अगर आप लाए हो तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा पेट्रोल है जो कि एवोपरेट हो ही जाएगा, कितना भी उसको स्टोरेज करो, कितना भी अच्छा सा स्टोरेज करो, कुछ ना कुछ एवोपरेट हो ही जाएगा। जैसे कि आयरन है, तो आयरन को आप कितना भी अच्छा से रखोगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो रस्टिंग पकड़ ही लेगा। तो कुछ ऐसा चीज है ना कि वो मतलब नॉर्मल लॉस होना ही होना है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे बेस्ट आंसर अगर दिया जाए तो यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है कि जो कि नॉर्मल लॉस के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हो गया। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 पर हो, क्या बोलता है कि आइडल टाइम किसको बोला जाता है? आइडल टाइम बोला जाता है ना टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क। आइडल टाइम मतलब कि कंपनी में आया वर्कर और बैठा हुआ है, अरे तुमको काम करना तो काम किए बगैर बैठा हुआ है। जैसे वर्किंग आवर के समय बैठा हुआ है, वर्किंग का आवर के समय उसको काम करने के बजाय जाकर के कुछ बातचीत कर रहा है किसी से, चाहे कुछ और कर रहा है। तो वर्किंग टाइम में बात ना करके, काम ना करके कुछ और काम कर रहा है, तो वो आइडल टाइम हुआ। आइडल टाइम मतलब कि कुछ नहीं करता है, बैठा बैठा रहता है, तो आइडल टाइम होता है। और जो कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है उसको आइडल टाइम कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क,
ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन 14 क्या बोलता है कि बेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। बेयर हाउस एक्सपेंस है ना, वो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बेयर हाउस एक्सपेंस किसका एग्जांपल हो सकता है, तो बेयर हाउस एक्सपेंस है ना, वो एग्जांपल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जांपल होता है बेयर हाउस एक्सपेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 एमसीक्यू तक। इसके आगे का एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 20 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करना हिमांशु इंजीनियर क्लासेस टेलीग्राम चैनल, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो इसमें से कौन ऐसा आइटम है ना जो कि आप प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन में यूज नहीं होता है। तो कौन ऐसा आइटम है, कैरेज इनवर्ड होता है क्वेश्चन बनाने में, परचेस रिटर्न भी होता है, सेल्स कमीशन भी होता है, बट जो इंटरेस्ट पेड होता है ना वो यूज नहीं होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोस्ट सीट। कोस्ट सीट बनाने में इंटरेस्ट पेड होता है वो यूज नहीं होता है। तो इंटरेस्ट पेड कहाँ यूज होता है, इंटरेस्ट पेड जो होता है जब आप कैश फ्लो बनाए होंगे ना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो बनाए होंगे आप लोग, तो देखे होंगे कि जो आप इंटरेस्ट पेड होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज होता है। तो कैश फ्लो कहाँ यूज होता है, कैश फ्लो में अगर बात कर रही है तो बताओ कि कैश फ्लो में इंटरेस्ट पेड कहाँ यूज होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज होता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल आइटम है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रिपरेशन ऑफ कोस्ट सीट में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इंटरेस्ट पेड इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोस्ट सीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां पे एप्लीकेबल होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जितना भी जो सर्विस इंडस्ट्री है ना वहां पे एप्लीकेबल होता है। तो हॉस्पिटल सर्विस इंडस्ट्री है, सिनेमा घर है जो क्या बोलता है सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वो भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू सर्विस इंडस्ट्री, डेट मींस कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि इफ सेल्स आर 90,000 रुपीज, सेल 90,000 रुपया दिया हुआ है ना, सेल 90,000 रुपया दिया हुआ है, एंड वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इज 75%, और वेरिएबल कॉस्ट है जो सेल का 75% है, वेरिएबल कॉस्ट है ना वो 75% है सेल का। तो बताओ कि कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स 75%, वेरिएबल कॉस्ट 75% है, और टोटल सेल तो 100% यहाँ पे जैसे कि 100% के हिसाब से दो तो 90,000 रुपीज दिया हुआ है, तो 75% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो बताओ कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बता दिया मैं आपको, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल को तो 25% कंट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, 25% कंट्रीब्यूशन हुआ, तो 25% अगर कंट्रीब्यूशन हुआ तो 90,000 का जो 25% कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 22,500, 22,500। ठीक है, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया क्या, आ गया होगा ना। चलो तो थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे देखो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो सेल का 75% है, ध्यान रखो वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल का 75% है तो पहले कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखो, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो होता है, कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट 75% है, वेरिएबल कॉस्ट सेल का 75% है। ठीक है, सेल का 75% दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, और तो यहाँ पे सेल है 90%। ठीक है, सेल है 90%, मतलब 90% नहीं, मतलब 90,000 है सेल। ठीक है, 90,000 है सेल। तो अगर तो इसको आप 100% ऐसे भी मान सकते हो, नहीं तो फिर आप 90,000, इसको मैं 100 मान के यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अगर आप सेल को 100% मानते हो यहाँ पे, ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 75% है, तो आपका जो बचा तो वो बचा कंट्रीब्यूशन आपका 25%। ठीक है, 25%। ठीक है, 25% बचा कंट्रीब्यूशन आपका। ठीक है,
25% आपका ये जो कंट्रीब्यूशन बचा। इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। ये जो 25% बचा तो इसको आप यहाँ पे 25% इसको इंटू करोगे ना, 25%, इसको आप 25% अगर आप इसको इंटू करते हो तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 22,500 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप तक। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया बी। ठीक है, जैसे मैं बताया मैं दोस्तों को सेल को 100% मान लिए, वेरिएबल कॉस्ट 75% दिया हुआ है सेल का, तो जो कंट्रीब्यूशन बचेगा वो 25% ही बचेगा। तो 25% सेल पे मल्टीप्लाई करो, आपको 22,500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 देखो क्या बोलता है, पीवी रेशियो बिल इंक्रीज इफ द, पीवी रेशियो बिल इंक्रीज इफ द, क्या होगा आंसर इसका। पीवी रेशियो तभी इंक्रीज करेगा जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इन्वर्सली जो पीवी रेशियो और जो वेरिएबल कॉस्ट का जो वो प्रोपोर्शन होता है वो इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, 18 का डी, देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कि पीवी रेशियो, तो या ठीक है यहाँ पे तो बोला कि पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आंसर मैं बता दिया आपको। ये जो पीवी रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। ठीक है, पीवी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिक्स्ड कॉस्ट, बट जो पीवी रेशियो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब कि उल्टा है वेरिएबल कॉस्ट का, इसलिए यहाँ पे जब पीवी रेशियो बढ़ रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया ऑप्शन डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड एज। डिफरेंस होता है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को, तो डिफरेंस क्या बोला जाता है उसको, उस डिफरेंस को बोला जाता है वेरिएंस बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नोन एज वेरिएंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो आज का हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज हम लोग क्लास रखेंगे, क्लास रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि सेल्स बजट इज ए, सेल्स बजट उसको क्या बोला जाता है, सेल्स बजट इज ए फंक्शनल बजट। ठीक है, सेल्स बजट को बोला जाता है, सेल्स बजट इज ए फंक्शनल बजट। तो आज हम लोग क्लास रखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक ही। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आज का क्लास खत्म करते हैं, और मैं बस इतना ही आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। एग्जाम आपको एकदम नजदीक आने वाला है, तो अच्छा से एकदम आराम से पढ़ाई करो, एकदम दिमाग ठंडा करके पढ़ाई करो, एकदम हमेशा एकदम अच्छा सोचो कि एकदम पास होना है, इस बार तो पास होना ही है, और अच्छा से पढ़ाई करो, जरूर पास होगे। एकदम अच्छा से एकदम पॉजिटिव सोच करके एकदम अच्छा से एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट करो जितना हो सके, और पढ़ाई करते जाओ, और खुश रहो। सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहा करो। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।